गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है। आई थिंक अब वॉइस भी ओके होगा। और देखिए पिक्चर क्वालिटी सही है या नहीं, एक बार ये भी चेक कर लो। पिक्चर क्वालिटी। एवरीथिंग इज क्लियर ना? साउंड अब मेरा ख्याल मीनाक्षी साहब, साउंड इज गुड, साउंड में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साउंड सही है एकदम। इसे अभी ब्लैक कर देंगे, जैसे सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो जाएंगे ये ब्लैक हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसकी खासियत है, पिंक कलर आंखों को थोड़ा सा सुकून देता है। तो पहली पहली बार मिल रहे हैं तो सुकून होना चाहिए, बाद में लाइफ डार्क हो जाएगी। जितन राखी तो मैं तो कल भी आ चुका था क्लास लेने। चलिए, हम स्टार्ट करेंगे आज वापस। और स्टार्ट करेंगे थर्मल स्ट्रेसेस से। और ये बैकग्राउंड मैंने पिंक रखा था फॉर 2 सेकेंड। अब हम वापस अपनी ब्लैक पे आ जाते हैं, जहां सभी को ब्लैक पसंद है। ठीक है। तो हम थर्मल स्ट्रेसेस देख रहे थे डियर। थर्मल स्ट्रेस अपन देख रहे थे। ओके, जेड ब्लैक करें तो जेड ब्लैक भी कर देते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब आई थिंक ये जेड ब्लैक ओके ठीक है। चलिए, स्टार्ट करेंगे थर्मल स्ट्रेस। और कल हम थर्मल स्ट्रेस में ये जान चुके थे कि स्ट्रेस किस टाइप से क्लासीफाई हुई थी। तो हमने दो टाइप का स्ट्रेस क्लासीफाई किया था। वन इज कॉल्ड द मेंटल स्ट्रेस एंड अदर इज द फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस में फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ था मैकेनिकल स्ट्रेस प्लस थर्मल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस का रीजन अपन ने कहा था कि जब भी किसी कंपोनेंट पे कोई मैकेनिकल लोड सब्जेक्टेड होगा तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी, सच टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इज कॉल्ड द मैकेनिकल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस के लिए मैंने आपको दो कंडीशन कल बताई थी। श्रीवास्तव जी, हम जब एक बार को फिक्स कर रहे हैं और एक को फ्री कर रहे हैं तो और ये आपके पास फ्री कंडीशन है। फ्री अपन ने फ्री उसको फिक्स करने का ये रीजन था कि मैं जो अपना एनालिसिस देखना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना चाहता हूँ, मैं दोनों डायरेक्शन में पूरा नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने ये किया था कल वाला। तो कल वाला मैं पूरा कर चुका था, केस नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था। केस नंबर फर्स्ट से जो दो चीजें क्लियर हुई थी कि आपके पास थर्मल स्ट्रेन आई थी अल्फा डेल्टा टी, यस या नो? यस या नो? आपके पास डिटेल में मोहित यहाँ डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं, और डिटेल में चलेगा यहाँ, जिससे कि एक सिंगल क्वेश्चंस भी स्टूडेंट का सॉम से रिलेटेड एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो, उसको सारी थ्योरी मिल जाए। जो वो चाहता है वो ये नहीं कहेगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं वो नहीं किया। हम सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। फिर भी लाइव 59 और 60 आते हैं। बाकी मेरे ग्रुप पे 178 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, वो बाकी कहाँ गया पता नहीं लगता, वो बाद में देखता होगा, पर लाइव आया करो। अभी श्रीवास्तव जी वही केस नंबर सेकंड होगा। तो डियर, थर्मल स्ट्रेसेस जो आपने कहा ये अपन कल देख चुके थे, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ एल्फा क्या है? एल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन। और डेल्टा टी यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, जो अपन ने बात की थी। कल ऑफ नहीं था, कल ऑफ नहीं था। क- कल थोड़ी ऑफ था, कल राखी थोड़ी थी, कल राखी थी या परसों थी? कल तो अपनी क्लास हुई थी आई थिंक पूरा।
कल क्लास थी, वेरी गुड। हाँ, मैं भूल जाता हूँ, दिमाग अभी चल नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए, मैं केस नंबर सेकंड उठाऊंगा, इसमें बहुत प्यार से समझना। केस नंबर सेकंड, बार इज फिक्स, बार इज फिक्स्ड एट both end, बार इज फिक्स्ड एट both end। हाँ हाँ, कल क्लास थी, कल क्लास हुई थी हमारी, कल पूरा क्लास हमने लिया था। गोयल साहब ने कह रहे हैं कि सर, अगर थर्मल स्ट्रेस जीरो होगी तो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी जीरो होगी। डियर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो कैसे हो जाएगी? बिल्कुल लाइव रहिए। ठीक है, अब आ जाइए। बार इज फिक्स्ड एट द बोथ एंड, ये वाली चीज हम देखेंगे, ये वाली चीज हम देखेंगे। ठीक है, कल ऑफ नहीं था, कल तो क्लास ली थी मैंने। कल ऑफ था का? हाँ, कल ऑफ रहेगा, फिर उससे पहले ली होगी मैंने क्लास। कल राखी थी, ठीक है, कल राखी थी तो कल तो ऑफ था, तो फिर उससे पहले वाले की बात होगी। ठीक है, ठीक है, तो पहले अपन ने पढ़ा था ना। हम, जितेंद्र, सुबह 5 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 5 बजे उठते हैं क्लास के लिए, और रात को 12 बजे तक कंटिन्यू क्लास रहती है। तो दिमाग में कहाँ कौन सी चीज बैठी है पता ही नहीं लगता। ठीक है, पर मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने कल ही पढ़ा है सब कुछ, ऐसा कुछ याद था मुझे। ठीक है, चलिए करते हैं कंटिन्यू। बार इज फिक्स्ड एट द बोथ एंड। ठीक है, अब मैं दोनों एंड से बार को फिक्स करूंगा। ठीक है डियर, मैंने दोनों एंड से बार को फिक्स कर दिया, और इसका लेंथ अपन ने रखा है एल। एरिया प्रिज्मेटिक है तो एरिया ए, ई और एल्फा। ठीक है, समझना मेरी बात। ठीक है, तो अपन ने अब दोनों एंड से फिक्स कर दिया। जो श्रीवास्तव जी पूछ रहे थे कि सर, जब दोनों एंड से फिक्स होगा तो क्या होगा, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। पहले तो आप सभी को रिकॉल है ना कि अपन ने प्रीवियस क्लास में केस नंबर फर्स्ट पूरा कर चुके थे। केस नंबर फर्स्ट मेरा पूरा हो चुका था, केस नंबर सेकंड पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैराथन क्लास जस्ट अपन इसके बाद मैराथन क्लास लेंगे जब अपन एसएफडी बीएमडी का प्रैक्टिस करेंगे, तो मैराथन क्लास उसके लिए लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, बार इज फिक्स एट द बोथ एंड, अपन ने अभी फिक्स कर दिया। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो भी एनालिसिस देखे, वो आप एनालिसिस अभी लेंथ के अलोंग देखे। ठीक है, सारा एनालिसिस आप किसके अलोंग देखे? लेंथ के अलोंग। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक बार ली थी और लेंथ के अलोंग मैंने उसका एनालिसिस देखा था। फिर उसको मैंने तीनों डायमेंशन में, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, तीनों में मैंने आपको पर्टिकुलर बताया था। उसके बाद मैंने आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना सिखाया था। ठीक है, यहां तक अपन ने किया था। तो अब मैं यहाँ टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज कर रहा हूं, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं। तो डियर, मैंने आपको बताया था कि थर्मल स्ट्रेस किसी भी बॉडी में कब डेवलप होगा, तो उसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि आपका टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है डेल्टा टी। और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जब अपन टेम्परेचर यहां प्रोवाइड कराएंगे, तो इस लेंथ में क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं डियर, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो लेंथ में क्या इफेक्ट आएगा बताइए। अगर ये फिक्स सपोर्ट नहीं होता, मान लीजिए यहाँ फिक्स सपोर्ट नहीं होता और ये फ्री होता, लेट सपोज ये अगर फ्री होता, अगर ये फ्री होता आपके पास, तो ये बी पॉइंट,
ये बी पॉइंट डेफिनेटली बाहर की साइड जाता, जैसा अपने प्रीवियस क्लास में देखा था। कितना बाहर जाता? तो अपन ने कहा ये अपने पास चला जाता अल्फा डेल्टा टी एल। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। कितना इलोंगेशन इसका हो जाता? इतना इलोंगेशन इसका हो जाता अल्फा डेल्टा टी एल। यही लिखाया था मैंने, दिखाई दे रहा है साफ साफ। हाँ, इलोंगेट, कितना इलोंगेट होता? तो अपन ने निकाला था डेल्टा एच ड्यू टू द थर्मल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एल। ठीक है। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी ये बताइए, अगर मैंने यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट लगा दिया या रिजिड सपोर्ट लगा दिया, तो अब आप सभी ये बताइए रिजिड सपोर्ट क्या कर रहा होगा? आप सभी ये बताइए ये रिजिड सपोर्ट क्या कर रहा होगा? बोलिए, ये रिजिड सपोर्ट क्या कर रहा है डियर? बड़े ध्यान से, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो अपन ये कहे कि ये रिजिड सपोर्ट सर इतने इलोंगेशन को रेस्ट्रिक्टेड कर रहा होगा, रोक रहा होगा। जो इतना इलोंगेशन ये आ रहा है, ये इलोंगेशन को क्या कर रहा होगा? रोक रहा होगा। तो बताइए, अगर ये रोक रहा होगा, रजिस्ट कर रहा होगा, तो कौन किस टाइप का इसमें फोर्स आएगा? ये सपोर्ट किस टाइप का फोर्स जनरेट करेगा? ये वाला सपोर्ट इस टाइम पे किस टाइप का? कंप्रेशन। वेरी गुड। आपने कहा कि सर ये कंप्रेसिव फोर्स जनरेट कर रहा होगा, पीसी, पीसी कंप्रेशन। तो बताइए किस टाइप की स्ट्रेसेस डेवलप होगी? तो आप बिल्कुल सिंपल कह सकते हो कि सर इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। वो भी किस नेचर की? उसका नेचर क्या होगा? वो कंप्रेसिव नेचर की होगी। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो एक बार थंब कर दीजिए, यस कर दीजिए। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं आपसे ये कहूं, समझना मेरी बात, अब मैं आपसे ये कहूं कि पीसी की वजह से क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन। तो मैं लिखूं कंप्रेशन, कंप्रेशन ड्यू टू लोड पीसी। ये पीसी लोड की वजह से कितना कंप्रेशन हो रहा होगा, इसकी अपन बात करें तो कितना हो रहा होगा? तो डियर, बहुत बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक समझना कि आपके पास एक लेंथ एल हुआ करती थी, उस पे आप एक लोड लगाते थे टेंसाइल नेचर का, पी, एरिया ई। बताइए कितना इलोंगेशन होता था? इस पी की वजह से कितना इलोंगेशन होता था? तो आप लिखते थे पी एल अपॉन ए। बोलो, आप लिखते थे पी एल अपॉन ए। ठीक है। अब आप बताओ, आप ये सोचो, आपको पीसी की वजह से कितना कंप्रेशन होगा? पीसी की वजह से कितना कंप्रेशन होगा? तो मैं लिखूं माइनस पीसी एल प्लस एल्फा डेल्टा टी एल अपॉन ए सी ए ई। अगर किसी को इस चीज में दिक्कत हो तो मुझे बोल दो कि सर इस चीज में दिक्कत है। भैया कितनी लेंथ पे लग रहा है? तो इतनी लेंथ पे लग रहा है डियर, इतनी लेंथ पे लग रहा है आपके पास, पूरा लेंथ ये है। इसलिए मैंने पीसी लगाया एल प्लस एल्फा डेल्टा टी एल, इतनी लेंथ पे जिसका एरिया ए और ई होगा। ठीक है। और और मैं आपसे कहूं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मैं इसे 1 सेकंड में भी निकाल दूंगा स्ट्रेस। 1 सेकंड का भी मेरे पास फॉर्मूला है, और पूरा कंसेप्ट से समझना है तो उसका भी एक तरीका है। अब आप बताइए, इलोंगेशन ड्यू टू थर्मल, इलोंगेशन ड्यू टू द टेम्परेचर, इलोंगेशन ड्यू टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से कितना इलोंगेशन? तो मैंने लिखा अल्फा डेल्टा टी एल, अल्फा डेल्टा टी एल। पीयूष, पीयूष मेरी बात समझना। अपन इसको ये मान के चल रहे हैं कि जब ये फ्री है, फ्री है तो टेम्परेचर देने पे इतना इलोंगेशन होगा, और इतने इलोंगेशन को कौन रेस्ट्रिक्टेड करेगा? पीसी। तो फाइनली
जितना पीसी आपको रेस्ट्रिक्टेड करेगा, वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा डेल्टा टी एल के बराबर हो जाएगा। मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो इसे कि डेल्टा एल एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड मतलब कौन कौन कर रहा होगा? ये सपोर्ट दे रहा होगा। और ये आपके पास डेल्टा एल थर्मल है। तो अगर अपन इस केस में देखें तो फाइनली अपने पास क्या होना चाहिए? फाइनली अपने पास क्या होना चाहिए कि डेल्टा एल जो आपके पास सी एच है वो बराबर होना चाहिए डेल्टा एल एक्सटर्नल। बताइए यस या नो? क्योंकि जीरो होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर यहां तक तो कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। बिल्कुल बढ़िया, आराम से समझना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी लेंथ 1 मीटर है और इसकी वजह से जो आपके पास अल्फा डेल्टा टी एल आया है वो 1 mm आया है। समझना मेरी बात, जो लेंथ आपकी होती है वो 1 मीटर है और जो आपके पास इलोंगेशन आया है वो कितना आया है? 1 mm या फिर 2 mm। डियर बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। तो डियर, क्या मैं 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब 1000 mm में अगर 1 mm को ऐड करूंगा तो कोई ज्यादा फर्क आएगा इसमें और इसमें? बोलो, कोई ज्यादा फर्क होगा इसमें और इसमें? नहीं होना चाहिए फर्क। इसलिए डियर, एनालिसिस में आपको ये देता नहीं है पर इसको क्या मान लेता है वो? जीरो। इसको क्या मान लेता है वो? जीरो। कि अगर समुंदर में, अगर आप पूरे सागर में 2-4 मग्गे और डाल दोगे पानी के तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही बात है कि 1000 में 1 mm 2 mm आप मिला दोगे तो उससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही यहाँ लॉजिक है। तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा आपके पास फाइनली। अब देखो इन दोनों को बराबर कर दो तो माइनस पी सी एल, क्योंकि ये जीरो हो गया तो एल ए ई बराबर डेल्टा एल कितना है? अल्फा डेल्टा टी एल पीसी बाई ए। पीसी बाई ए आपके पास स्ट्रेस बन गया और मैं इसे थर्मल लिख दू टी एच माइनस एल से एल आपके पास चला जाएगा तो आपके पास बचेगा ये कुछ अल्फा डेल्टा टी। और फाइनली आपके पास फॉर्मूला आया सिग्मा टी एच का माइनस अल्फा डेल्टा टी और ई। पहली बात तो एजाज आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना थर्मल इलोंगेशन होगा इस टेम्परेचर की वजह से उतना ही इसकी वजह से कंप्रेशन होगा, तभी जाके आपके पास फिक्स सपोर्ट होगा। क्योंकि फिक्स सपोर्ट में कोई इलोंगेशन नहीं होगा, फिक्स सपोर्ट में कोई इलोंगेशन नहीं होगा। अब मैंने ये कहा कि इसे पीसी क्यों कहा? तो हमने कहा कि ये इलोंगेट हो रही है तो कोई ना कोई सपोर्ट फोर्स लगा रहा होगा। तो किस नेचर का लगाएगा? अरे भैया, अगर टेम्परेचर की वजह से ये इलोंगेट होगी जबकि होना नहीं चाहती है तो कौन सा फोर्स? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के लिए पीसी बोल दिया, पीसी बोल दिया, ठीक है। सी का मतलब कंप्रेशन लगा दिया, नहीं लगाओगे तब भी काम चलेगा, ठीक है। फिर मैंने दोनों का इलोंगेशन अलग अलग लिखा और दोनों को बराबर कर दिया। अब यहां से पीसी अपॉन ए तो स्ट्रेस बन गई। तो स्ट्रेस कौन सी है? थर्मल। कौन सी है? कंप्रेसिव इन नेचर। लिख सकते हो, लिख सकते हो ये कौन सी हो गई? कंप्रेसिव इन नेचर। माइनस का मतलब क्या है? कंप्रेसिव इन नेचर। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो थर्मल स्ट्रेस होगी वो कंप्रेसिव इन नेचर होगी। अगर यहां तक समझ में आया हो तो मैं इसे एक लाइन में भी कंप्लीट कर दूं, एक लाइन में कंप्लीट कर दें, बोलो। ओके, चलिए एक लाइन में भी हो जाता। अगर इतना एनालिसिस कोई नहीं करना चाहता और कोई शॉर्ट में समझना चाहता है तो उसके लिए शॉर्ट में भी है, पर वही है, कंसेप्ट नहीं पकड़ पाओगे। भैया कल थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला आया था अल्फा डेल्टा टी। कल थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला आया था अल्फा डेल्टा टी।
अगर मुझे थर्मल स्ट्रेस निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ सिग्मा बराबर दिस पढ़े हैं हम। अगर ईटी कर दे तो यहां भी ईटी कर दो, टी लगा दो टेम्परेचर, तो सिग्मा टी बराबर ई, वैल्यू पुट करो अल्फा डेल्टा टी, तो सिग्मा टी बराबर आ गया अल्फा डेल्टा टी। देखो एक लाइन में भी आ गया। कुमावत साहब, जेई में क्या आएगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। जेई में काम ही आएगा लेकिन फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग इससे आएगी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बॉडी बाहर जाने की कोशिश करेगी, पर सपोर्ट ये बाहर जा नहीं सकती। तो सपोर्ट कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? कंप्रेसिव। तो स्ट्रेस किस नेचर की होगी? कंप्रेसिव। जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये बी पॉइंट अंदर की साइड शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, पर ये अंदर शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, फिक्स पे है। तो कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? टेंसाइल। क्या ये सही, ये चीज समझ में आई? बोलो, ये चीज समझ में आई कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंप्रेसिव नेचर की आएगी, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो टेंसाइल नेचर की आएगी। तो फाइनली 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 इस फॉर्मूले को आप निकालना चाहो तो आप कह सकते हो कि सिग्मा टी एच इक्वल टू होगा प्लस माइनस एल्फा डेल्टा टीई। अब आप सब लोग बताओ, प्लस कब लोगे और माइनस कब लोगे? बताइए, प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे? यही इंपॉर्टेंट होगा, फिर क्वेश्चन आएंगे आप बोलोगे कैसे हुआ। वेरी गुड। तो आप लिखोगे व्हेन द टेम्परेचर इज राइज, व्हेन द टेम्परेचर इज राइज, when the temperature is rise, the induced thermal stresses, the induced thermal stresses, the induced thermal stresses, the induced thermal stress is compressive in nature। अब आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा समझ जाओगे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी इलोंगेट होगी, हो नहीं सकती, तो कंप्रेशन आ रहा होगा। ठीक है, तो कंप्रेसिव इन नेचर। तो सिग्मा टी एच का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ माइनस एल्फा डेल्टा टी और ई। ठीक है, अब आ जाइए, और अगर सेकंड नोट की बात करें, नोट नंबर सेकंड की बात करें, व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज, व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज, व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज, द इंड्यूस्ड थर्मल स्ट्रेसेस, द इंड्यूस्ड थर्मल स्ट्रेसेस, द इंड्यूस्ड थर्मल स्ट्रेसेस, induced thermal stresses is tensile in nature। तो सिग्मा टी एच का फॉर्मूला होगा प्लस एल्फा डेल्टा टीई। प्लस एल्फा डेल्टा टीई। क्लियर है यहां तक? यहां तक आई थिंक आप सभी को क्लियर भी होगा कि अपन ने क्या किया है यहां तक। ठीक है, अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो, अपने पास फाइनली फॉर्मूला आया सिग्मा टी एच बराबर अल्फा डेल्टा टीई। समझना क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितना एरिया ए, ई और एल्फा, यही है। तो पहली चीज ये बताओ, चलो आप सबको यहां तक समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन दे दूं। आप सबको समझ में आ गया तो छोटा सा क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पहले पूछ लो। अगर इतना समझ में आ गया हो, फॉर्मूला समझ में आ गया हो, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है,
वेरी गुड। आपके पास एक बार है जिसका लेंथ एल है, ए ई एल्फा इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, और यहाँ डेल्टा टी टेम्परेचर इंड्यूस किया, और यहाँ पे आपके पास थर्मल स्ट्रेस आई सिग्मा, यहाँ आपके पास थर्मल स्ट्रेस आई सिग्मा। अब आपके पास एक और बार है सेम मटेरियल की, लेकिन एरिया 2 है, ई है, अल्फा है, 2 एल है, एल है। अब आपका यहाँ पे भी आपने डेल्टा टी टेम्परेचर इंड्यूस किया, तो यहाँ आया आपके पास सिग्मा टी एच इज के टाइम्स ऑफ सिग्मा, देन वैल्यू ऑफ के, देन वैल्यू ऑफ के का वैल्यू कितना होगा, के का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन मैंने सामने दिया है। आ श्रीवास्तव जी ऐसा नहीं होता है, वो अपन फिक्स एंड इसलिए करते हैं, फिक्स एंड इसलिए करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, आप नहीं करोगे तब भी नहीं होगा, वहां पे इक्विलिब्रियम के लिए करते हैं, ठीक है। कंसीडर तब करते हैं जब भी इक्विलिब्रियम के लिए करते हैं अपने एक एंड पे, ठीक है। आप चाहो तो उसे सिंपल ऐसे भी बना सकते थे, ये इतना ले सकते थे आप, इसमें अकेला ऐसा भी ले सकते थे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ है। वेरी गुड, तो क्या चीज पता लग रही है, तो हमने कहा कि सर फॉर्मूला था सिग्मा टी एच का एल्फा डेल्टा टीई, यही फॉर्मूला अपने पास आया था। तो हमने कहा जो स्ट्रेस है आपके पास, डियर समझना, जो स्ट्रेस है आपके पास वो स्ट्रेस एरिया से इंडिपेंडेंट है, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। हाँ श्रीवास्तव जी, इसमें कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं आती थी पहले केस में, मैंने वहां लिखाया भी था, ठीक है। तो सिग्मा टी एच इक्वल टू एल्फा डेल्टा टीई, मतलब थर्मल स्ट्रेस एरिया से इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है, एक और नोट लिख दो इसी सीरीज में, एक और नोट लिख दो इसी सीरीज में कि एरिया से कैसी रहेगी थर्मल स्ट्रेस, इंडिपेंडेंट होगी। तो यहां लिख देता हूं मैं, थर्मल स्ट्रेस इज, थर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट टू एरिया, टेम्परेचर पे तो चेंज करेगी, फॉर्मूले में है। अरे माधव, माधव फॉर्मूले देखो, एल्फा डेल्टा टी, अगर कभी आपको थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है इस केस में, तो आपको एल्फा की जरूरत है, डेल्टा टी की जरूरत है, ई की जरूरत है। यहाँ एरिया कहीं आ रहा है, माधव ये बता एरिया कहीं आ रहा है। अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं, प्रीवियस क्वेश्चन की बात अपन करें, तो यहाँ देखो, यहाँ सिग्मा टीएच का फॉर्मूला ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, एल्फा की जगह एल्फा, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी, और ई की जगह ई। अब इसकी बात करें, तो इसमें देखो फॉर्मूला तो यही लगेगा, एल्फा की जगह एल्फा, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी, और ई की जगह ई। एरिया तो आ ही नहीं रहा फॉर्मूले में, तो एरिया से इंडिपेंडेंट होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। माधव समझ में आ गया अब, माधव राठी, अगर समझ में आ गया हो तो यस कर दो। ओके, एक और देखो यहाँ पे, एक और बात, एक और बात, अगर मैं आपसे पूछ लिए, आपसे पूछ ले कि थर्मल लोड के बारे में क्या कहोगे, आपसे पूछ ले थर्मल लोड के बारे में क्या कहोगे, तो बहुत सिंपल है भैया, स्ट्रेस क्या होता है, अरे बोलो स्ट्रेस क्या होता है अपने पास, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, तो कर दो वो यार, उसमें दिक्कत क्या है, लोड पी अपॉन एरिया बराबर अल्फा डेल्टा टी। अगर आपसे लोड पूछ ले तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो,
दैट इज द थर्मल लोड, ये भी प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड करेगा टेम्परेचर राइज कर रहा है या टेम्परेचर फॉल कर रहा है। तो अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, मैंने एक एक फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चंस किसी भी बुक में होता है या जो भी आप लगाते हो, वॉट एवर कोई सी भी बुक आप लगाते होंगे, उसके एक एक क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूं यहाँ। राजेश कुमावत, देखिए राजेश कुमावत ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कंपोजिट बार स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर क्या होगा। अब राजेश, राजेश मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, एक चीज बोलो बेटा, कि कभी लाइफ में एक चीज देखना, जो चीज जिस टाइम पे होनी चाहिए ना, वो टाइम पे ही होनी चाहिए, उसके पहले और उसके बाद अगर वो चीज परफॉर्म होती है तो उसका मजा नहीं आता। ये समझदार को इशारा काफी है, समझ जाएंगे आपको। अगर आपकी जॉब 23 या 24 एज में लगनी चाहिए, उस एज में आपकी जॉब लग गई तो उस जॉब को करने का एक मजा होगा। लेकिन यही जॉब आपकी 38 ईयर्स में लगी या 40 साल में लगी तो आपको वो मजा नहीं आएगा। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, वो क्वेश्चन इसी आएगा, आने दो, अभी तो स्टार्ट किए हैं, केस नंबर 2 किया है, केस नंबर 5 यही हो सकता है। केस नंबर 5 जो आपने कहा है वही हो सकता है, तो आगे आगे मत भगो, एक एक क्वेश्चन मुझे कर लेने दो। ठीक है, तो थर्मल लोड इससे रिलेटेड सारी बातें मैंने यहां बता दी। अब केस नंबर 3 की बात करूंगा, केस नंबर 3 की बात करूंगा, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, अभी तक किसी को पूछ सकता है जिसको कोई दिक्कत हो इससे रिलेटेड। हाँ, मैं ग्रुप पे देख रहा हूं कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर किए जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, 10 या 15 स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। बाकी उस ग्रुप पे 178 स्टूडेंट करीबन है, या 200 से ऊपर भी स्टूडेंट हो सकते हैं उस ग्रुप में। अगर मैकेनिकल के ग्रुप को और ऐड कर दिया जाए तो वो 250 के पार चला जाएगा। लेकिन आंसर कितने करते हो? 10, ओनली 10 से 15 आंसर करते हो। तो डियर नितिन, आपने अगर आज भेजा होगा तो आज ऐड हो जाओगे आप। रोजाना मेरा टारगेट होता है कि 7 से 8 स्टूडेंट को ऐड करना। ठीक है, चलिए अगला केस की बात करें। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, पार्शियल प्रिवेंटेड केस, पार्शियली प्रिवेंटेड केस, पार्शियली प्रिवेंटेड केस। के की वैल्यू 1 हो जाएगी, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ के की वैल्यू 1 हो जाएगी। डिपेंड ही नहीं करेगा तो के इक्वल टू 1 सेम फॉर्मूला लगेगा, जिसने पूछा है। ठीक है, एक बार जिन्होंने मुझे वापस मैसेज कर देना, एक बार वापस मैसेज करने कर देना, आपके मैसेज बहुत पीछे चले गए होंगे तो आप निकल गए होंगे मेरे वहां से। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है उसके लिए स्टार्ट करिए, थोड़ा सा इसको लार्ज कर दो। रजत ने एक क्वेश्चन, रजत ने एक नंबर भेजा है, उसको उस पे आप मैसेज कर देना, रजत आपको ऐड कर देगा। डियर, आज आज आपका पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके 6 पार्ट थे, वो पूरे हो जाएंगे आज न, और कल से अपन एसएफडी बीएमडी स्टार्ट करेंगे मिड में। 1 घंटे के बाद एसएफडी बीएमडी स्टार्ट करने वाले हैं कल। तो ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें 6 आपके पास लेक्चर होंगे। उन 6 लेक्चर में सारे क्वेश्चंस जो पहले चैप्टर से रिलेटेड 150 क्वेश्चन है, वो सारे आप देख लेना, वो सारे आप देख लेना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को डील कर लेना। चलिए हो गया। सेकंड पेज स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड का, सेकंड ले लो जिसको लेना है।
थर्ड पेज का ले लो। एजाज आपको कर दिया मैंने यार, और इसका ले लो। चलिए, पार्शली प्रिवेंटेड केस, पार्शली प्रिवेंटेड केस। डियर, आपने आपने ये सुना होगा कि दो रेलवे ट्रैक के बीच में गैप रखा जाता है। दो रेलवे ट्रैक के बीच में गैप रखा जाता है, उसका क्या रीजन है? बताइए, बताइए। अपन ने ये बात की है कि अपन ने ये सुना है, अपन ने देखा भी है कि दो रेलवे ट्रैक के बीच में गैप रखा जाता है। क्वेश्चन की पीडीएफ, चलिए उसकी बात भी कर लेते हैं अभी। वेरी गुड माधव। माधव, अगर ट्रैक एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे आपको क्या क्या लेना देना, उससे क्या होगा? अगर ट्रैक आपके पास एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? आप बोल रहे हो, सबके आंसर आ रहे हैं कि सब श्रिंकेज होता है, एक्सपेंशन होता है। वेरी गुड माधव। देखिए डियर, अगर आपके पास दो ट्रैक है, इनके बीच में ये गैप नहीं है, मान लो गैप नहीं है, तो आप समझना, अगर जब टेम्परेचर राइज होगा तो इलोंगेट होंगे, और इलोंगेट होंगे तो अगर गैप नहीं है तो ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। और जब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स की वजह से आपका ट्रैक बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसकी वजह से? आपका ये बेंड हो जाएगा। अगर दो ट्रैक है, आप खुद देख लो, आप अपनी ये दो फिंगर लो, उनके बीच में कोई गैप मत रखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपस में इलोंगेट होगी, और जब आपस में इलोंगेट होगी तो ये बेंडिंग आ जाएगी। और जब ट्रैक आपका बेंड हो जाएगा तो आप भी समझते हो कि क्या होने वाला होगा, क्या होने वाला होगा। इसी तरीके से आपने आ, धूम 3 भी देखी होगी। धूम 3 में एक सीन आता है डियर, क्या सीन आता है उसमें कि अभिषेक बच्चन और उसके, नहीं नहीं नहीं, आमिर खान एक पुल पे, फ्लाई व्हील पे चढ़ता है, और अभिषेक बच्चन उस फ्लाई व्हील को खुलवा देता है। सुना या नहीं सुना, देखा या नहीं देखी? अरे यार, तुम सबने देखी होगी, तुम बच्चे थोड़ी रह गए जो नहीं देखोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो अपने फ्लाई व्हील को, जो आपका फ्लाई ओवर होता है, उसको खुलवा देता है, और वो नीचे आ जाता है। तो डियर, आप अगर इंजीनियर हो तो आपकी जो आपकी दृष्टि है, वो कहाँ होनी चाहिए थी? आपकी आंखें कहाँ होनी चाहिए थी कि जो फ्लाई ओवर होता है, उसमें इस टाइप का आपके पास क्या होता है, इस टाइप से आपकी मटेरियल जुड़ी हुई होती है, ये ऐसा जॉइंट होता है। तो इस जॉइंट के बीच में भी गैप रखा जाता है, उसका रीजन भी क्या है? उसका रीजन भी थर्मल स्ट्रेसेस ही है। अगर आप उसमें कोई गैप नहीं रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, स्ट्रेसेस बढ़ेगी, और उसकी वजह से उस पूरे पुल में, उस पूरे फ्लाईओवर में आपके पास क्रैक्स आ जाएंगे, और वो टूट जाएगा। तो जनरली उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए कोई गैप रखा जाता है, कोई क्लियरेंस अपन को रखनी पड़ती है। अब आप एक चीज बताओ, दो ट्रैक के बीच में गैप आपने देखा? मैं कह रहा हूं इतना इतना गैप कर दो तो ट्रेन यहां से आएगी, जंप करेगी, दूसरे पे पहुंच जाएगी। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? क्या ऐसा भी पॉसिबल है? ऐसा भी नहीं पॉसिबल है ना कि ट्रेन जंप कर करके जाएगी। तो एक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, उस डिस्टेंस पे आप काम करोगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यहां से आपको एक चीज पता लग रही होगी कि एक इंजीनियर और एक डॉक्टर में कितना ज्यादा फर्क है, कितना ज्यादा एक फर्क आ जाता है, कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि इंजीनियर में, एक डॉक्टर में। क्योंकि इंजीनियर की माइनर मिस्टेक्स भी, 1 mm का गैप, 2 mm का गैप, इतना ही रखता है, इतना कम गैप रखता है इंजीनियर, और पूरा डाटा एकदम एक्यूरेट रखता है। अगर उसने अपने डाटा पे काम नहीं किया तो इंजीनियर कितना खतरनाक हो सकता है, ये आप सोच सकते हो, ये आप बिल्कुल अच्छे से सोच सकते हो। हम्म। और देख, ठीक है, तो इंजीनियर ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू डॉक्टर। वो अभी ये कलयुग है, तो कलयुग की वजह से आपको उसका पूरा एडवांटेज नहीं मिल रहा है, आपको पूरी पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ना तो आप डॉक्टर से ज्यादा अच्छे हो। तो देखिए यहाँ पे,
मेरी बात समझना और मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। ये आपके पास एक बार है जिसका लेंथ एल है, एरिया ए ई अल्फा, और मैंने आपसे कहा किस पे अपन ने एक सपोर्ट लगाया है, आ, ये सपोर्ट है आपके पास फ्लेक्सिबल, ऊपर की साइड लिख देता हूं ना, दैट इज द फ्लेक्सिबल सपोर्ट, फ्लेक्सिबल सपोर्ट, दैट इज द फ्लेक्सिबल सपोर्ट। ठीक है, अब आप सभी ये बताइए, फ्लेक्सिबल सपोर्ट का मतलब ये है कि जब आप इसमें टेम्परेचर क्या कराओगे, राइज कराओगे, तो ये सपोर्ट कुछ डिस्टेंस तक फ्री मूव करेगा, और वो डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने बोला लेमडा, लेमडा को बोला जाता है परमिटेड एक्सपेंशन, परमिटेड एक्सपेंशन, कितना आप एक्सपेंशन परमिट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द लेमडा। लेमडा का एक और नाम होता है, दैट इज कॉल्ड द गैप बिटवीन ट्रेक, गैप बिटवीन ट्रेक, गैप बिटवीन ट्रेक, और इसी लेमडा को बोला जाता है डियर यील्डिंग ऑफ सपोर्ट, यील्डिंग ऑफ सपोर्ट। दीज थ्री नेम्स आर गिवन लेमडा, लेमडा को ये तीन नाम दिए जाते हैं, तो आपको कोई सा भी दे सकता है। यील्डिंग का मतलब ही होता है डिफॉर्मेशन, यील्डिंग का मतलब ही क्या होता है, डिफॉर्मेशन, तो ये लेमडा का है। मतलब अगर आप डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये कितना फ्री मूव करेगा, तो ये फ्री मूव करेगा लेमडा। ठीक है, अब एक चीज सोचना, भूल जाओ सभी चीजें, भूल जाओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया यहाँ पे कोई सपोर्ट होता ही नहीं, अगर ये फ्री होता, अगर ये फ्री होता तो इस पे बी पॉइंट कितना डिस्टेंस फ्री मूव करता, बोलो, अगर ये फ्री मूव होता, यहाँ कोई सपोर्ट होता ही नहीं, तो ये बी पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता। तो अपन ने कहा थोड़ा सा मैं लार्ज बना रहा हूं जिससे क्लियरिफाई हो सके, इतना लार्ज होता नहीं है, तो हमने कहा अगर ये फ्री मूव होता तो बी आपका बी डेस्क पे आ जाता। ठीक है, और कितना, कितना टेम्परेचर की वजह से कितना लिखाए थे हम, अल्फा डेल्टा टी और एल, क्या इतना ही लिखाए थे, क्या इतना ही लिखाए थे, अल्फा डेल्टा टी एल। ठीक है, अगर इसका लेंथ एल था तो आपके पास, यस या नो, यस या नो, नहीं आए समझ में, दो बार पूछिए, तीन बार पूछिए, पांच बार पूछिए, पर समझ में आना चाहिए अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इतना ये फ्री मूव करता। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मान लीजिए इसकी वैल्यू, मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 2 mm है, कितनी है, 2 mm। ठीक है, अगर ये फ्री होता तो इतना मूव करता, लेकिन मैं कितना करवाना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि इसको अपन 1 mm फ्री मूव करवाएं, कितना, 1 mm, और बाकी जैसे 1 mm ये पहुंचे हुए क्या बन जाए, फिक्स बन जाए। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, समझना मेरी बात को, गौर करिएगा, मैं इसे 1 mm तक लेके जा रहा हूं डियर। जैसे इस सपोर्ट ने 1 mm तक ट्रेवल किया, मतलब लेमडा तक फ्री मूव किया, और जैसे लेमडा तक फ्री मूव किया इसके बाद ये सपोर्ट बन गया आपका फिक्स, ये सपोर्ट आपका बन गया फिक्स, अब ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि आप परमिट लेमडा कर रहे हो, दैट इज द फिक्स बन गया अब ये। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है जो बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो आप सभी से क्वेश्चन है कि बताइए थर्मल स्ट्रेस इन ए बी रीजन कितना होगा, ए बी रीजन में थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, ए बी रीजन में थर्मल स्ट्रेस कितना होगा।
हाँ, ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट की वजह से हो रहा है। फ्लेक्सिबल सपोर्ट कितना कर रहा है? लेमडा। लेमडा 1 mm के बराबर माना है तो 1 mm के बराबर मैंने कर दिया। एवरीवन शुड बी आंसर, सभी को आंसर करना है कि ए बी रीजन में कितनी थर्मल स्ट्रेस होगी। आंसर आना स्टार्ट हुआ है। वेरी गुड माधव, आयुष, पीयूष, सभी ने जीरो बोला है। सभी जीरो आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक ये फ्री मूव कर रहा है। जब ये फ्री मूव कर रहा है तो फ्री होता है तो कितनी स्ट्रेस होती है? थर्मल जीरो। तो आप बोल सकते हो इसमें तो कोई स्ट्रेस आने वाली है ही नहीं। हाँ, नहीं होगी, जीरो होगी। अब इसने इतना, इतना कौन है? जो भी इतना है, ठीक है, वो गलत है, जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो होगी। सबको समझ में आ गया? जीरो होगी। तो आप बताओ, जो भी स्ट्रेस होगी वो कौन से रीजन की वजह से होगी? कौन से रीजन की वजह से स्ट्रेस होगी? तो मैं कहूंगा कि बीसी रीजन को अपन क्या कर रहे हैं? रेस्ट्रिकेटेड कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इस बीसी रीजन की वजह से आपके पास क्या होगा? स्ट्रेस होगा। यस या नो? यस या नो? कि इस बीसी रीजन को रेस्ट्रिकेटेड कर रहे हैं और इसी की वजह से आपके पास स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब ये बीसी रीजन कितना बचा? ये बीसी रीजन कितना बचा? तो मैं यहां लिख रहा हूं इसे। कितना होगा बीसी? तो मैं बोलूं कि ए बी अपने पास इतना है। इस ए बी में से, अगर सॉरी सॉरी, एसी रीजन में से ए बी को माइनस कर दें, एसी में से ए बी को माइनस कर दें तो बीसी आ जाएगा, जो आ जाएगा एल्फा डेल्टा टी एल माइनस लेमडा। नहीं आए समझ में पूछ लेना। हाँ, टोटल माइनस लेमडा, टोटल माइनस लेमडा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डियर, इसी को बोला जाता है प्रिवेंटेड एक्सपेंशन। प्रिवेंटेड एक्सपेंशन, इसे बोला जाता है प्रिवेंटेड एक्सपेंशन। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में प्रिवेंटेड एक्सपेंशन देता है। अगर प्रिवेंटेड एक्सपेंशन दिया और आपने लेमडा लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अभी तो यहां प्रिवेंटेड कितना कर रहे हैं? तो यहां तो 1 mm है। लेकिन अगर क्वेश्चन को बदल दूं कि मैं कहूं कि टोटल 3 mm फ्री मूव करा रहे हो 1 mm, तो प्रिवेंटेड कितना? प्रिवेंटेड 2 mm। तो लड़के क्या करते हैं? वो प्रिवेंटेड एक्सपेंशन बोलता है और लेमडा की वैल्यू लिख के आ जाते हो। जहां लेमडा पुट किया वहीं गलत हो गया क्वेश्चन, क्योंकि प्रिवेंटेड एक्सपेंशन लेमडा नहीं है, प्रिवेंटेड एक्सपेंशन दिस, ये वाली चीज है। तो छोटी छोटी चीजों पे अगर गौर करोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस मिनिमम होंगे। पीयूष, लेमडा का रोल देखो ना। टोटल में से आपने इतना माइनस कर दिया, यही तो वो पोर्शन है जिसकी वजह से आपके पास कौन सी स्ट्रेस आएगी? थर्मल स्ट्रेस आएगी। तो मैं इतने को ही तो प्रिवेंट करूंगा, इतने को ही तो मैं प्रिवेंट करूंगा। अब कैसे करूंगा? देखो कैसे रोल आएगा, समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। अब मैं कहूंगा कि यहां पे, अब मैं कहूंगा कि यहां एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। ये कंप्रेसिव फोर्स कौन लगाएगा? तो ये कंप्रेसिव फोर्स सपोर्ट लगाएगा, जो इतने इलोंगेशन को प्रिवेंट करेगा। इतने इलोंगेशन मतलब प्रिवेंटेड जो एक्सपेंशन है, इसको क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो आप, ये इसकी वजह से कितना होगा? तो वही फॉर्मूला सेम है, डेल्टा एल पी की वजह से बराबर होना चाहिए
डेल्टा एल टी एच की वजह से जो प्रिवेंट कर रहे हो वो सेम प्रीवियस वाला ही। तो पी की वजह से कितना, तो पी एल अपॉन ए ई, इतना इलोंगेशन होगा इस पी की वजह से, और ये किसके बराबर होगा, इस बीसी की, बीसी के बराबर होगा। तो दैट इज द एल्फा डेल्टा टी एल माइनस लेमडा। अरे इस पी की वजह से कितना प्रिवेंट करना है, बीसी, तो पी की वजह से मैंने लिख दिया पी एल अपॉन ए, जो बराबर होना चाहिए इतने के बराबर। पहले वाला देख लो एक बार, केस सेम टू सेम है। अब देखो ध्यान से, पी अपॉन ए तो क्या बन गया, सिग्मा टी एच, माइनस लगा दो क्योंकि कंप्रेशन है, ठीक है, माइनस लगा दिया, एल अपॉन ई, सेम टू सेम। मुझे सिग्मा टी एच चाहिए, ई को ऊपर लेके जाऊंगा, एल को नीचे लेके आऊंगा, माइनस लगा दिया, कंप्रेशन है इसलिए। एक बार सभी अपनी कॉपी में बना लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो दो बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सभी बना लीजिए कि मैंने किया क्या है। थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर रहा हूं। ओके, अब देखिए आराम से, क्वेश्चन पूछने से पहले आप खुद एक बार ट्राई करिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे पहले ट्राई करिए कि मैंने कैसे किया। सेम सेकंड केस की तरह थर्ड केस है। सेकंड में पूरा का पूरा अपन क्या कर रहे थे, प्रिवेंट। तो अपन यहाँ पूरा लिख रहे थे, लेमडा को जीरो था, वहां लेमडा कोई परमिशन नहीं था, इसलिए लेमडा जीरो था सेकंड केस में, कोई परमिट नहीं कर रहे थे, तो वही आंसर आ जाएगा आपके पास जो प्रीवियस आया है। ओके, एक बार और रिपीट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं इसी सीरीज में। अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे यह कहूं कि ये बार फ्री है, ये बार फ्री है इलोंगेट होने के लिए, तो लेमडा की कितनी वैल्यू होगी, बोलो। अगर मैंने कहा, माधव अभी अभी बात करेंगे 2 mm की, अभी बात करेंगे, अभी अपन न्यूमेरिकल से बात करेंगे, 2 मिनट रुको, पहले जो मैं पूछता हूं वो आंसर करो। मैंने आपसे कहा कि ये बार फ्री है एक्सपांड होने के लिए, तो लेमडा की कितनी वैल्यू होती, लेमडा की कितना वैल्यू होता, बोलो। वेरी गुड प्रजापति जी। गोयल साहब तो पता नहीं किस दुनिया में घूम रहे हैं, पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते ये समझ नहीं आ रही है। गोयल साहब, अगर आपके पास ये बार होती, यहां आप कोई सपोर्ट नहीं लगाते, वही एल्फा, वही डेल्टा टी, वही ई, वही एरिया, तो ये बी पॉइंट कहाँ चला जाता कंप्लीटली। तो अपन ने कहा कि ये फ्री होता तो एल्फा डेल्टा टी एल होता। तो ये सपोर्ट, अगर यहाँ कोई सपोर्ट होता और ये फ्री होता, तो लेमडा की वैल्यू क्या इसके बराबर नहीं हो जाती, लेमडा की वैल्यू जीरो कैसे हो जाती, मैं बोल रहा हूं फ्री है, मैं फिक्स थोड़ी बोल रहा हूं। अगर अगर ये फ्री होता तो लेमडा मैक्सिमम कितना हो सकता है इसके बराबर, ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, अप टू द थर्मल। आंसर ही पता नहीं क्या कर रहे हो, कहां दिमाग चल रहा है। तो लेमडा की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी एल के बराबर होती। और अगर मैं इस वाले अपने फॉर्मूले में, अगर इसको पहला केस बनाना चाहता कि बार इज फ्री टू एक्सपांड, तो एल्फा की वैल्यू इसके बराबर रख देता। तो एल्फा की वैल्यू, सॉरी, एल्फा नहीं लेमडा, लेमडा का वैल्यू आपके पास होता एल्फा डेल्टा टी एल। अगर बार कंप्लीटली फ्री होती तो कितना कितना थर्मल स्ट्रेस आ जाता, तो जीरो। फॉर्मूले से देख लो कितना आ जाता, जीरो। अगर मैं लेमडा की जगह इतना रख दूं तो जीरो। और इसी केस को केस नंबर सेकंड में बदलना चाहो, केस केस नंबर सेकंड क्या था,
कि आपके पास कंप्लीटली प्रिवेंटेड केस था, कंप्लीटली प्रिवेंटेड होता तो कंप्लीटली प्रिवेंटेड में लेमडा कितना, लेमडा 0, कंप्लीटली प्रिवेंटेड तो ये जाता ही नहीं बाहर, तो लेमडा वैल्यू कितनी, 0। देख लो एक बार, अगर यही केस कंप्लीटली प्रिवेंटेड होता, पहले वाला केस होता, ये देखो, पहले वाला केस होता तो बी कहां जाता, कहीं नहीं जाता, तो कितना लेमडा होता, 0। तो अगर यही चीज 0 होती, तो लेमडा को 0 कर दो, लेमडा को 0 कर दे तो आपके पास थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आता, अल्फा डेल्टा टी एल इंटू ई अपॉन एल, एल से एल कैंसिल आउट होता और आंसर आता अल्फा डेल्टा टी ई। आ गया सेकंड केस वाला आंसर। तो ये ऐसा केस है यूनिवर्सल कि आप तीनों में यूज कर सकते हो, तीनों में यूज कर सकते हो, ऐसा केस है। बस समझने की देर है, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो अगर यहां तक क्लियर हुआ हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अब। केस नंबर 4 की बात करेंगे, समझ गए, वेरी गुड। अब एसएससी जयन और राजस्थान जेई की बात करें, तो राजस्थान जयन और एसएससी जयन में क्या क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, वो इतना आगे जाएगा ही नहीं, वो आपको यहां खत्म कर देगा। एक तो ये फॉर्मूले पे खत्म कर देगा वो आपको, ये रे, इस वाले फॉर्मूले पे। पहला फॉर्मूला ये याद रखना, थर्मल स्ट्रेसेस कब आएगा, जब कंप्लीटली प्रिवेंट हो और फ्री हो। अगर उसने फ्री बोल दिया तो 0, और नॉट फ्री बोल दिया, याद रखना, वो एक तो फ्री बोलता है, एक नॉट फ्री बोलता है, और तुम जल्दबाजी में नॉट को पढ़ते नहीं हो, फ्री 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 और 0 कर देते हो। तो जब भी आगे नॉट फ्री आ जाए, ठीक है, जब भी नॉट फ्री आ जाए आपके पास, जब भी नॉट फ्री आ जाए मतलब कंप्लीटली प्रिवेंटेड आ जाए, तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख दो आप, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख दो आप। और दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, तो दूसरा क्वेश्चन ये वाला आएगा जो नोट लिखे हैं, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस नेचर की, टेम्परेचर कम करेंगे तो किस नेचर की। ठीक है, नेचर याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलोंगेट होगी, हो नहीं सकती तो कंप्रेशन आ रहा होगा, टेम्परेचर कम करने पे बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी लेकिन हो नहीं सकती क्योंकि फिक्स है, तो कौन सा आएगा, टेंसाइल खींच रहा होगा उससे। तो इस टाइप से आपको याद रखा जा सकता है, ठीक है। और एक आता है ये एरिया से रिलेटेड जो मैंने यहाँ करवाया है, 3 क्वेश्चन, और आज तक मैंने इस पे कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, जो केस नंबर 3 अपन ने किया है, इस पे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है आज तक, पर फिर भी आप केस नंबर 3 को अच्छे से करो। अब चौथा क्वेश्चन पे बात करें कि चौथा क्वेश्चन कहां से आएगा, चौथा क्वेश्चन कहां से आएगा उस पे बात करें। जो बहुत पहले बात करी थी, किसी ने मुझसे पूछा था कंपोजिट बार, केस नंबर 4, थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार, थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार, यहां से भी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन तीनों क्वेश्चन को अपन बहुत प्यार से समझेंगे और समझ के करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप बताओ ये कंपोजिट बार क्या होती है, कंपोजिट का मतलब क्या है, एक ऐसी बार जो 2 मटेरियल से मिलके बनी होगी और दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में होगी। क्या है, दोनों जैसे जैसे अब मैंने बात करी, तो ये आपके पास पेन है और इसके अंदर एक रिफिल है,
तो ये दोनों आपके पास कंपोजिट है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया दूसरे के सरफेस एरिया के ऊपर ओवरलैप है, तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को अपन कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ कंपोजिट बार बना रहा हूँ एक, और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। इसमें भी केस नंबर वन लेंगे। केस नंबर वन, कंपोजिट बार इज फ्री टू एक्सपेंड। ठीक है, सभी सभी समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अपने पास एक बार ये मैंने आपको दे दिया, और इसके अंदर एक और बार मैंने कंपोजिट बार लगा दी। ठीक है, अब आप ये मान लीजिए स्टील की है। ठीक है, और ये कॉपर का है आपके पास। ठीक है, स्टील बार और कॉपर बार। हाँ बिल्कुल रजत, बार मेड ऑफ टू मटेरियल। ठीक है, चलिए बड़े ध्यान से समझना। अब आप सभी मुझे ये बताइए, इनके एल्फा सेम होंगे अलग अलग होंगे? इनका एल्फा सेम होगा या अलग अलग होगा? तो दो मटेरियल है तो दोनों के एल्फा अलग अलग होंगे। तो ये मान लीजिए एल्फा स्टील, और इसको मान लीजिए एल्फा कॉपर। ठीक है, और अगर अपन बात करें तो इसका आप मान लो ई स्टील और ई कॉपर। ठीक है, लेंथ सेम है और एरिया भी अलग है। एरिया कैसे अलग है? इसका डाया डी है तो इसका डाया D2 है, तो दोनों के एरिया भी अलग है। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो यस करो, कंपोजिट से रिलेटेड। कंपोजिट से रिलेटेड अगर यहां तक कुछ चीजें समझ में आ गई हो तो यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक चीज आपसे मैं और कह देता हूं, एक चीज और समझा देता हूं यहाँ पे। मैं अभी अल्फा की वैल्यू लिखा दूंगा आपको, सभी के लिए अलग अलग। तो सबसे पहले ये है कि अल्फा कॉपर जनरली ज्यादा होता है अल्फा स्टील से। अल्फा कॉपर जनरली ज्यादा होता है अल्फा स्टील से। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है कि मैं ये है अल्फा कॉपर जनरली ज्यादा होता है अल्फा स्टील से। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या कंपोजिट बार की डेफिनेशन लिखाऊं? क्या कंपोजिट बार का डेफिनेशन लिखाऊं? लिखाने की जरूरत नहीं है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंपोजिट बार आर द बार विच आर मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, टू डिफरेंट मटेरियल विच आर इन पैरेलल कनेक्शन। चलिए वेरी गुड। तो जिसको भी अगर किसी को चाहिए कि नहीं हमें तो कंपोजिट बार का डेफिनेशन चाहिए, मैसेज कर देना। ठीक है, मैसेज कर देना। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना। मैंने यहाँ डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने यहाँ डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो आप बल आप आपका फोकस मैं कॉपर बार पे देखना चाहता हूं। बताइए कौन सी बार ज्यादा इलोंगेट होगी और कौन सी बार कम इलोंगेट होगी? बोलिए। अगर मैं डेल्टा टी टेम्परेचर दूं तो कौन सी बार ज्यादा इलोंगेट होगी? क्योंकि देखो, डेल्टा एल बराबर क्या होता है? अल्फा डेल्टा टी एल, यही होता है। लेंथ सेम, डेल्टा टी सेम, तो जिसका अल्फा ज्यादा उसमें डेल्टा एल ज्यादा। यस या नो? यस या नो? वेरी गुड। तो मैंने यहाँ कहा कि यहाँ मैंने कॉपर बार का अल्फा ज्यादा है, तो कॉपर बार ज्यादा इलोंगेट हो जाएगी, तो कर देते हैं इलोंगेट। कर दिया साहब। डियर, मैं समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, इतना बड़ा होगा नहीं है ना, क्योंकि जो इलोंगेशन होता है वो अगर ये 1000 mm है तो 1 या 2 mm होगा। समझाने के लिए मैं थोड़ा लार्ज कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, हाँ आप ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ तो ये बराबर इलोंगेट कर दिया आप और आप वहां कैंसिल कर रहे थे, ऐसा नहीं है। समझाने के लिए थोड़ा सा लार्ज ले रहा हूँ। ठीक है, अभी कितना होगा तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू भी लिख दूं कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास होगी
सॉरी, है ना, अल्फा कॉपर डेल्टा टी और एल लिख दिया मैंने कि डेल्टा टी टेम्परेचर करने पे कॉपर बार यहां चली जाएगी, ठीक है, और स्टील बाल इससे कम इलोंगेट होगी, तो मैंने इसका इससे कम इलोंगेशन कर दिया, व्हाइट कलर से कर देते हैं। ये कर दिया कि आपकी जो स्टील बार है वो कम इलोंगेट होगी, तो कितनी कम इलोंगेट होगी उसकी भी बात कर लें। तो स्टील बार का कितना इलोंगेशन होगा, तो हमने लिखा यहां से यहां तक होगा कितना, अल्फा स्टील डेल्टा टी और एल, अल्फा स्टील डेल्टा टी और एल, वेरी गुड। कॉपर ज्यादा इलोंगेट होगा और स्टील कम इलोंगेट होगा, यहां तक बात क्लियर। अब आप एक चीज बताओ, एक चीज ये बताओ कि कोई कंपोजिट बार है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि एक सिस्टम में एक ज्यादा इलोंगेट हो एक कम इलोंगेट हो? भैया ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर दोनों एक ही सिस्टम में आ गई तो दोनों का इलोंगेशन सेम होगा, दोनों का इलोंगेशन कैसा होगा, सेम होगा। जितनी कॉपर बार इलोंगेट होगी उतना ही स्टील बार इलोंगेट होगा, या जितना स्टील होगा उतना ही कॉपर होगा। एक्चुअल में दोनों का इलोंगेशन सेम होगा। भैया दोनों का इलोंगेशन कैसा होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे से भग जाएं, क्योंकि अब ये दोनों सिस्टम में आ चुके हैं, जोड़ा बन चुका है इनका। अब अगर कोई कपल बन चुका है तो वो आगे पीछे नहीं भग सकता, दोनों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से सेम पेस में चलना पड़ेगा। अगर अलग अलग पेस में चलेंगे तो फिर आप जानते हो क्या हो सकता है। तो डियर, एक्चुअल में इनका जो इलोंगेशन होगा, क्या किया, ओके, देखो, अगर एक्चुअल में अपन इनका इलोंगेशन देखना चाहते हैं तो वो इलोंगेशन कितना होगा, तो इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज, तो आप बताइए, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज मतलब इसका और इस पॉइंट का एवरेज, इन दोनों का एवरेज कहाँ आएगा, इन दोनों पॉइंट के बाहर या इसके अंदर या इन दोनों के बीच में? सबको पता है ना ये चीज, तो कि इन दोनों पॉइंट का एवरेज कहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा। ना तो इस पॉइंट से बाहर जाएगा ना इस वाले पॉइंट वन से अंदर आएगा। अगर पॉइंट वन बोल दो, पॉइंट टू बोल दो, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो देखिए मैंने यहाँ बना दिया, दैट इज द एक्चुअल एक्सपेंशन, एक्चुअल एक्सपेंशन, एक्चुअल एक्सपेंशन। तो डियर, डियर यहाँ समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। हाँ, इन दोनों के कहीं बीच में, तो दैट इज द एक्चुअल एक्सपेंशन। तो आप लिखोगे इस केस में, आप इसमें लिखोगे इलोंगेशन ऑफ, इलोंगेशन ऑफ कॉपर बार बराबर होना चाहिए इलोंगेशन ऑफ, इलोंगेशन ऑफ, ठीक है, एक्चुअल लिख लेना ना, एक्चुअल, एक्चुअल लिख लेना, एक्चुअल इलोंगेशन ऑफ कॉपर बार बराबर होना चाहिए एक्चुअल इलोंगेशन ऑफ स्टील बार, ठीक है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ये बताइए कि इस टू पॉइंट को वन, इस टू पॉइंट को अपन को इस एक्चुअल लाइन पे लेके आना है, तो इस टू पॉइंट पे क्या लगाना पड़ेगा, बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े ध्यान से बताओ। इस टू पॉइंट को मुझे एक्चुअल लाइन पे लेके आना है तो इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वेरी गुड, क्या लगाना पड़ेगा, कंप्रेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि सर इस पे आप कंप्रेशन लगाओ, तो मैंने इस पे लगाया पी कॉपर इन कंप्रेशन, बी पी कॉपर इन कंप्रेशन।
कंप्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। वेरी गुड। और आप बताओ, इस वन पॉइंट को अपन को इस एक्चुअल लाइन पे लाना है, तो वन पे अपन को क्या लगाना पड़ेगा? वन पे अपन को क्या लगाना पड़ेगा? टेंशन। वन पे क्या लगाना पड़ेगा? टेंशन। तो पी स्टील। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। तो क्या समझ में आया? क्या क्या समझ में आया और क्या क्वेश्चन आएगा? तो याद रखिए, जिसका एल्फा ज्यादा, जिसका एल्फा ज्यादा, उसमें कौन सी स्ट्रेस आएगी? बताइए, जिसका एल्फा ज्यादा उसमें कौन सी स्ट्रेस आएगी? कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रेस आएगी। और जिसका एल्फा कम, उसमें कौन सी आएगी? तो उसमें आएगी टेंसाइल। बस, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। मैं नोट भी लिखा दूंगा। ओके, एक बार रिपीट करें। तो रिपीट करने वाली क्या बात है, ये देखो कि जिसका एल्फा ज्यादा होगा, जिसका एल्फा ज्यादा है उसमें कंप्रेशन आ रहा है, और जिसका एल्फा कम है उसमें टेंशन लेके अपन इस एक्चुअल लाइन पे लेके आ रहे हैं। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है आपके पास। ऐसे और लिख लो हिंदी में, मोर एल्फा, मोर एल्फा कंप्रेशन, और लेस एल्फा, जिसका लेस एल्फा रहेगा उसमें टेंशन। समझने वाली बात यहां है। ठीक है, समझने वाली बात यहां है। अब सभी के सभी भूल जाओ। मैं इसको थोड़ा सा डिराइव कर रहा हूं, इसका डेरिवेशन आता नहीं है, पर कर लेते हैं। आपकी इच्छा होती है सभी की कि सर थोड़ा सा और करो, ये क्वेश्चन ही आएगा जो आएगा आपके पास। ठीक है, अब एक चीज बताना, आप सभी से क्वेश्चन है, फोकस करो कॉपर बार पे, कॉपर बार पे फोकस करो। हाँ, एल्फा गिवन होगा राजेश जी, राजेश जी एल्फा गिवन होगा। और इसका याद कर लेना, स्टील और कॉपर का, स्टील और कॉपर का याद कर लेना, किसका ज्यादा किसका कम, यही आता है ज्यादातर। ठीक है, स्टील कॉपर ब्रास, ब्रास का भी याद करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा साहब। अब आप सभी स्टूडेंट कॉपर बार पे क्या करो? कॉपर बार पे फोकस करो। कॉपर बार का अपन को एक्चुअल इलोंगेशन निकालना है। हाँ, लिखवाएंगे लिखवाएंगे। कॉपर बार का एक्चुअल इलोंगेशन निकालना है, एक्चुअल इलोंगेशन ऑफ कॉपर बार। तो बताइए कॉपर बार का एक्चुअल इलोंगेशन कितना होगा? तो देखो डियर, मेरी बात समझना, एक्चुअल कितना होगा? तो अपन बात करें, आपके पास इतना तो है ही, इतना तो आपके पास है ही पूरा, और इसमें से इतना माइनस कर दें, इतना माइनस कर दें। तो इसमें अगर बात करें तो एल्फा कॉपर डेल्टा टी एल, ये तो पूरा है, इसमें से इतना माइनस करना है। तो इसे लिखूंगा माइनस पी कॉपर पी एल अपॉन ए कॉपर और ई कॉपर। अगर ये समझ में आ गई हो लाइन तो यस कर दो, और नहीं आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लाइन समझ में आ गई कि टोटल में से इतना माइनस करना है, टोटल में इतना माइनस करना है, पी एल अपॉन ए, आ गया। और इसका कितना होगा स्टील का? तो टोटल में इतना ऐड करना है। तो टोटल में कितना? एल्फा स्टील डेल्टा टी एल प्लस पी स्टील एल अपॉन ए स्टील ई स्टील। देखो कितना सिंपल है, और गेट में यही आ जाते हैं बहुत बार। पर आपका गेट का तो एग्जामिनेशन अपन को देना नहीं है, बट थोड़ा बहुत इसलिए कर रहे हैं कि आप पढ़ सको इसको अच्छे से। ठीक है, अब कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो डियर। यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, तो एल कॉमन लेंगे, और एल यहाँ से कॉमन लेंगे, तो एल से एल कट जाएगा, और आपके पास बचेगा एल्फा कॉपर डेल्टा टी माइनस पी कॉपर ए कॉपर
ई कॉपर बराबर अल्फा एस डेल्टा टी प्लस पी स्टील, एरिया ऑफ स्टील और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। ठीक है, अब यहां देखो, और देखो पी कॉपर अपॉन ए कॉपर, पी कॉपर अपॉन ए कॉपर क्या बन गया, स्ट्रेस। तो मैं बोलूं ये बन गया आपके पास स्ट्रेस इन कॉपर अपॉन ई कॉपर, सिग्मा बन गया ना। ठीक है, और यहां बन गया अल्फा एस डेल्टा टी, और ये बन गया पी सिग्मा स्टील अपॉन ई स्टील, सिग्मा स्टील अपॉन ई स्टील। तो चलिए आगे बढ़े एक लाइन और। ऐसा करो, स्ट्रेस को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। एल्फा कॉपर डेल्टा टी माइनस एल्फा एस डेल्टा टी, और उधर चल गया सिग्मा एस अपॉन ई एस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा टी भी कॉमन लेना चाहो तो ले लो, मन कर रहा हो तो आपका। ऐसा आपकी एक बुकलेट दी होगी, उस बुकलेट में पूरा किया होगा, कैसे आया मैंने समझा दिया है आपको, आप सभी को मैंने समझा दिया ये किस टाइप से होगा। तो आई थिंक आप सभी का क्लियर है यहां तक। क्लियर है, दो टाइप का क्लियर होता है डियर, दो टाइप का क्लियर होता है, एक तो क्लियर होता है, एक क्लियर होता है। तो एक एक क्लियर तो कौन सा, स्प्राइट वाला, और एक क्लियर बिल्कुल क्लियर साफ। तो कौन सा क्लियर है देख लो। अभिषेक ने क्वेश्चन किया है कि सर सबका थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है, तो हम आरसीसी में स्टील और कंक्रीट का एक जैसा क्यों लेते हैं, सेम क्यों मान लेते हैं। तो डियर, आप ये क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन खुद सोचिए कि अगर कंक्रीट का एक बार एल्फा देखो और आपका स्टील का एल्फा देखो, बहुत क्लोज होंगे दोनों, क्योंकि अपन को इन दोनों से सिस्टम बनाना है डियर। वहां अपन अलग अलग लेंगे तो थर्मल स्ट्रेसेस हाई हो जाएगी। तो आप ये सोचो कि हमेशा अपन कंक्रीट के साथ स्टील ही क्यों मिलाते हैं, कंक्रीट के साथ स्टील ही क्यों मिलाया। ठीक है, तो आपको पता लगेगा दोनों एल्फा अपन इस तरह से चूज करेंगे कि दोनों आपस में क्लोज हो। किसने पूछा था ये, किसने पूछा था, क्लियर हो गया उनको। सब स्टील में भी बताया होगा, वहां पे भी सर ने बताया होगा, पर क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्लियर हो गए सबके डाउट। अब इसी सीरीज में एक और लेके एक और लूंगा और आपसे पूछूंगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी में केस नंबर बी, कंपोजिट सेक्शन फिक्स्ड एट बोथ एंड, कंपोजिट सेक्शन फिक्स एट बोथ एंड। ठीक है, ओके, ई कॉपर है क्या, देखिए मैंने क्या गलत लिख दिया का। हाँ, ई कॉपर लिख दो ना, उसको ई कॉपर कर दो बिल्कुल। अगर गलती से लिख दिया ये, किसी ने याद नहीं दिलाया, ई कॉपर, यहाँ पे भी ई कॉपर। और तो सही है ना, और जगह तो उधर से इधर से आएगा तो कॉपर ही आएगा ना, थोड़ा सा। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यार, एक कंपोजिट है आपके पास, वही एक कॉपर की बनी हुई है, एक स्टील की बनी हुई है, और ये वाला एंड फिक्स है, ये वाला एंड फिक्स है। अब आपने डेल्टा टी टेम्परेचर दिया,
तो बताइए दोनों बार किसमें होगी? दोनों बार किसमें होगी? कंप्रेशन टेंशन, एक कंप्रेशन एक टेंशन, या एक टेंशन एक कंप्रेशन? आपको क्या लगता है? बस छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं इससे, इनसे ही बस जो आएंगे, जो आएंगे वही क्वेश्चन चल रहे हैं अब। वेरी गुड। तो अगर डेल्टा टी टेम्परेचर देंगे और फिक्स है, कौन सा एंड है? फिक्स एंड। तो भैया दोनों बाहर जाने की कोशिश करेगी, ये तो बात है। दोनों बाहर जाने की कोशिश करेगी, पर दोनों बार बाहर जा नहीं सकती, तो दोनों में क्या आ रहा होगा? पी कॉपर और पी स्टील, दोनों में कंप्रेशन। तो आप लिख दोगे इसमें बोथ आर इन कंप्रेशन। बोथ आर इन कंप्रेशन। ठीक है, क्योंकि अब बाहर जा नहीं सकती। अब बाहर जा नहीं सकती, वहां तो क्या दोनों फ्री थी, तो एक ज्यादा एक कम जा रही थी, लेकिन बराबर करना था इसलिए। यहाँ तो ये जाएगा ही नहीं, तो दोनों में कंप्रेशन आएगा। दोनों में क्या आएगा? कंप्रेशन आएगा। क्योंकि आपको क्या करना है ऊपर वाले केस में, समझो। ऊपर वाले केस में समझो, अब ना तो ये इतना जा सकता है, ना ये इतना जा सकता है, इतना भी नहीं जाएगा एक्चुअल भी, तो दोनों में क्या आएगा? कंप्रेशन। ठीक है, चलिए। एक और आपसे कर लेते हैं यही क्वेश्चन। बार इज इन सीरीज कनेक्शन। बस यही आंसर देना कौन सी बार किसमें होगी, ठीक है? इतना ही आंसर देना जो अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए यहीं पे। एक क्वेश्चन है आपके लिए। मेरी वॉइस आ रही है? मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है या चला गया? ओके, आ रहा है। वेरी गुड। तो बताइए कॉपर बार और स्टील बार में कौन सी स्ट्रेस आएगी? कॉपर बार और स्टील बार में कौन सी स्ट्रेस आएगी? मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, बताइए 2 मिनट में।
ओके, लगभग 95% स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है और एक दो ने आंसर गलत दिया है। ठीक है, बाकी सबने आंसर क्या करेक्ट दिया है, एक दो का आंसर एक दो का आंसर गलत है। डियर, जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो कॉपर बार क्या करेगी, कॉपर बार इलोंगेट करेगी। और कॉपर बार जब इलोंगेट करेगी, मान लो पहले मैं इसमें मानो कॉपर बार इलोंगेट करेगी, तो कॉपर बार इस पे क्या लगाएगी, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी ना, इलोंगेट होगा। अगर मैं फ्री इसकी बात करूं, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो आपको ऐसा पता लगेगा कि ये इलोंगेट होगा, तो ये दूसरी वाली बार क्या होगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेशन आएगा। ठीक है, और अगर मैं बात इसकी करूं कॉपर की, अगर सॉरी स्टील की, अगर स्टील में लेंगे तो ये भी इलोंगेट होगा, तो इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो भैया दोनों ही केस में कंप्रेशन आएगा। किसने बोला स्टील में टेंशन आएगा, कौन कह रहा है स्टील में टेंशन आएगा? हाँ, अगर ये वाली बार इसको क्या करेगी, इसको अगर कंप्रेस करेगी तो दूसरा भी उसका उतना ही इक्वल अमाउंट में करेगा। तो दोनों में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। कौन सी स्ट्रेस आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। तो यहां बिल्कुल दोनों में क्या आएगी, कंप्रेसिव आएगी। तो आप लिख लो इसमें, when the temperature when the temperature is increased when the temperature is increased, then both are subjected to both are subjected to compression। जो बिल्कुल अपना दिमाग खोल के रखते हैं उनके लिए, और जिनका दिमाग दूसरी जगह पड़ा हुआ है, वो आ नहीं रहा है, यहाँ पहुंच नहीं रहा है, तो उनके लिए अलग हो जाएगा फिर। ठीक है, बिल्कुल अल्फा की वजह से ये इलोंगेट होगा, तो इस पे क्या लगाएगा, कंप्रेशन। और इस पे अगर कंप्रेशन लगाएगा तो उतना ही इस पे भी तो कंप्रेशन लगेगा। ठीक है, ओवरऑल तो जीरो होना ही चाहिए। और बताओ, टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो, अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों किस में आ जाएगी, दोनों टेंशन, बहुत इन टेंशन, बहुत इन टेंशन। तो ये पॉइंट क्लियर रखो, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे रिलेटेड। हाँ, न्यूटन थर्ड लो। ठीक है, जैसा भी आप समझना चाहो। तो मैंने यहाँ बिल्कुल समझाने की कोशिश करी है इस चैप्टर में, जितना मैं कर सकता था। भैया दो से ज्यादा मटेरियल का वो देता नहीं है, कोर्स में भी नहीं है, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ उसमें। ठीक है, तीन चार नहीं देगा वो आपको एक साथ। ये तो मैंने मैक्सिमम करा दिया यहाँ तक। और करना है और थर्मल स्ट्रेस पढ़नी है तो फिर बोलना, अकेले पढ़ते हैं फिर। ठीक है, कोर्स के बाहर की बात नहीं करेंगे। ओके, अब आप सभी, अगर आप सभी बोले कि सर कौन सी बुक लगानी है, ठीक है, ओके, एक साइड से मत सोचो, दोनों साइड से सोचो। अब आप बोलोगे सर कौन सी बुक लगानी है, तो डियर आपके पास तीन टाइप की बुक है आपके पास। तीन टाइप का बुक आप लगाइए, और कोई सा भी एग्जाम निकाल लोगे अगर ये तीन टाइप का बुक आपने लगाया तो। ठीक है, कोई सा भी, जहां तक मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि क्या करना चाहिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर को आपको निकालना है, तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। थ्योरी तो आप तीन चार बार पढ़ लो फिर भी आपके क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। तो पहले क्वेश्चन निकालो, एक बार थ्योरी पढ़ी, अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। तो आपको सबसे पहले तो एक आपको सिविल में और मैकेनिकल में एक बुक दी हुई है। आई थिंक सिविल में कितने कितने की है, 5700, या नंबर बढ़ा दिए 7300 कर दिए आजकल। कितने क्वेश्चंस की कर दी है, हाँ 7600 कर दी है, वेरी गुड, 7600, 7600। ठीक है, और मैकेनिकल में यही 5700 होंगे। तो आप इसका लगाइए बुक, ये वाली बुक लगा लीजिए आप। ठीक है, मैं
ये सभी सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं आपको, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा। आज आपके ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लूंगा इस चीज में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है। दूसरा, आईएएस ऑब्जेक्टिव, जो आईएन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, जो आईएन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एसएससी जेईएन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वो और जो डिग्रीज हैं उन वो आईएएस के ऑब्जेक्टिव लगाइए। अब आप बोलोगे सर आईएएस के ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं, कैसे लगाए? तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, वही ऑब्जेक्टिव लगाओ जिसमें 4 ऑप्शन हो। बस यही ऑब्जेक्टिव आपको लगाना है जिसमें 4 ऑप्शन है। बाकी असेशन रीजन को छोड़ना है, मल्टी आंसर को छोड़ना है। वो अपन से कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन 30% अपन से ये 1 2 3 4 वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। बिल्कुल ऐसे कैसे आ जाएंगे। तीसरा तीसरा तीसरी चीज, यहां बात की जाए, जब आपके पास ये दोनों हो जाए आपके पास, तो तीसरा आप जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए उससे रिलेटेड। बस आपको ये 3 चीजें करनी है। राजस्थान जयन वालों को भी ये बुक तो लगानी है, जयन के प्रीवियस वाले क्वेश्चन लगाने एसएससी जयन के। और ये भी आपको करना है डिग्री वालों को। लेकिन जो डिप्लोमा वाले हैं उनको आईएएस के क्वेश्चंस छोड़ देने। जो जो डिप्लोमा वाले हैं और जो राजस्थान जयन देना चाहते हैं डिप्लोमा इंग्लिश मीडियम, वो आईएएस के क्वेश्चन छोड़ देना। बाकी सभी करना, जितने भी स्टूडेंट है सभी बनाना। अब आप मुझे एक चीज बता दो, बस मैं एक बार एक क्वेश्चन पूछूंगा इनमें से। मैं आपसे कहूं कि ये 600 वाली बुक लगानी है या फिर आईएएस की बुक लगानी है, तो मुझे बताओ ये 600 वाली बुक कितने टाइम लगाओगे, कितनी बार 600 वाली बुक लगाओगे? बस इतना सा बता दो आप। डियर, आप मेरी बात बड़े गौर से सुनना। मैं आपको 10 स्टूडेंट के ऐसे नंबर दे सकता हूं जो आज की तारीख में जयन है और मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, वो स्टूडेंट हुआ करते थे और आज मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। अगर मैंने उनको गाइड किया और उनसे आप भी गाइडेंस लोगे तो एक ही चीज बोलेंगे कि मिनिमम 10 टाइम्स भली एक ही बुक निकालो, भली आप 600 वाली बुक निकालो, लेकिन 10 बार होना चाहिए। जब तक ये 10 टाइम्स नहीं होगी तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा। जब तक ये 10 टाइम्स नहीं होगी तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा, सुन लो। भले तुम चाहो कि मैं एक बार निकाल के निकाल दूं तो निकाल लेना एक बार। आप जैसे कहीं महारथी बैठे हुए हैं लड़के। मैं आपको एक सुमित, एक देखना, ये अपने इंजीनियर्स एकेडमी की साइट पे एक सुमित करके लड़का है, वो आज जयन है पीडब्ल्यूडी में। उसका एसएससी जयन भी निकला, उसका राजस्थान जयन में भी निकला, और उसमें एक एग्जामिनेशन आया था, मैं भूल गया उसका उसका तीनों में एक साथ निकला। वो कब एक साथ निकला? उससे काफी अच्छी बात करी मैंने, तो उसने कहा कि सर मैंने 10 से 20 बार एक ही बुक को लगा लिया। आप अगर 2 से 3 बार लगाओगे ना तो सेम क्वेश्चन आने के बाद भी आंसर गलत कर दोगे। ये मेरी गारंटी कि एक बार क्वेश्चन आया गलत कर दोगे। आप रेफरेंस बुक लगाते हो, एक एक आपका रेफरेंस बुक होता है। उस रेफरेंस बुक को अब इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि उसके क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे आपके पास, उसके क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। और मैं आपको अच्छे से रेफरेंस बुक के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। 600 वाले सारे क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे करवाए हुए हैं। कहीं दिक्कत आए तो वहां जाके कर लो, उसका ऑप्शन देख लो। और अभी आपके पास टाइम है, आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा एक पूरा पीडीएफ। पर वो पीडीएफ रेफरेंस का होगा, रेफरेंस का पीडीएफ में भेज दूंगा आपको, आप निकालते रहिए रेफरेंस से। ठीक है। बाकी मैं ये कहूंगा कि एक बुक को 10 टाइम्स लगाइए। जब 10 टाइम्स ये हो जाए तो फिर ईएससी पे चले जाइए। जब ईएससी हो जाए तो ये चले जाइए। इसी में पूरा टाइम लगा लेना है।
आप सब नए नए स्टूडेंट हो जो फ्रेशर, मुझे ऐसा लगता है इस वाले ग्रुप में ज्यादातर स्टूडेंट वो हैं जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं। लेकिन आप अपने सीनियर से पूछो, जहाँ जो भी जहाँ का स्टूडेंट हो उससे बात कर लेना, उसके सीनियर के नंबर में दे दूंगा वहीं के, सेम कॉलेज के। वो आपको बताएंगे तैयारी कैसे करनी है। वो आपको बोलेंगे भैया ऐसे नहीं होगा, एक बार पढ़ लिया हो गया नहीं, करीबन 7 8 9 10 टाइम्स पढ़ते रहो। चीजें जब तक दिमाग में बैठ नहीं जाए तब तक करते रहो। अब एक क्वेश्चन आया है राजेश कुमावत का कि सर 4 महीने में क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो डियर, पहली बार 7600 वाली बुक
अब मेरा वॉइस आ रहा होगा, डोंट वरी। अब मेरा वॉइस आ रहा होगा। तो सेम बुक एमसीक्यू आपके पास जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग का है, सेम। आपको ये वाला बुक परचेज करना है या तो आपको कोचिंग से मिलेगा, ठीक है, जो भी है आप पूछ लेना, ठीक है, वो कोचिंग से कैसे है। और आप ऐसे करेंगे। अब राजेश ने पूछा है कि सर 4 महीने में 20 सब्जेक्ट इतने टाइम्स कैसे निकालेंगे। तो राजेश, नहीं 5800 प्लस नहीं हो, आजकल उसको मॉडिफाई कर दिया, 7600 प्लस कर दी है उसकी सिविल की। साउंड नहीं है। ये बुक ऐसा ही है जैसे इसमें सारे क्वेश्चंस अपन को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कैसा पूरा बुक है, 19 लेक्चर है, जिसमें अपन ने करीबन 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें अपन बात करेंगे बाद में। अब ये पैकेज का हिस्सा है या नहीं, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मैं कल आपको इसका इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये पैकेज का हिस्सा है या नहीं, ठीक है। अगर होगा तो आपके पास पहुंच जाएगी ये बुक, ठीक है। अगर ये पैकेज का हिस्सा होगा तो आपके पास ये बुक पहुंच जाएगी। इस बुक को लगाइए, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एक सीट में अपना और इसमें एड है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इस बुक को लगाइए आप। तो चलिए, अब एक ने, हाँ, राजेश का क्वेश्चन है कि 4 महीने में कैसे इसको किया जाएगा। तो राजेश, एक बार लगाने में आपको टाइम लगेगा।
एक बार लगाने के बाद मान लीजिए आपको सॉम लगाने में 20 घंटे लगे, तो अगले टाइम वो 15 घंटे में हो जाएगी। उसके अगले तीसरी बार लगाओगे तो 10 घंटे में हो जाएगा, और चौथी बार लगाओगे तो 7 घंटे में हो जाएगी। तो इस टाइप से आपका टाइम, जब लास्ट में आप 10वीं बार लगा रहे होंगे तो 1 से 1.5 घंटे में पूरे क्वेश्चन निकाल दोगे। तो वह टाइम पूरा का पूरा आपके पास क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है। हाँ, इस टाइम डिक्रीज होता जाएगा टाइम, डिक्रीज। जो जो स्टूडेंट निकालते हैं, जो निकाला हुआ है, जिन्होंने जो 1 से 2 या 2 से 3 बार निकाला, उनको सबको पता है कि क्या होने वाला होता है। ठीक है। अब ये पैकेज में है या नहीं, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, पर कल मैं इसके बारे में आइडिया लेके आपको सबको बताऊंगा। ठीक है। और मैं रेगुलर बेसिस पे आपके बैच में सोम के क्वेश्चन भेजता रहूंगा। जैसे ही पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके पास, आपके ग्रुप पे आ जाएंगे ऑटोमेटिक। आप सब लगाइए, कोई डाउट हो तो क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब जिनको मिला है वो जाके बात कर लेना आपस में, सेंटर पे जो भी है वॉटेवर वो आपको बता देंगे, इन्फॉर्मेशन आपको करेक्टली दे दी जाएगी। ठीक है। हाँ, सोम की गारंटी मेरी है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की गारंटी मेरी है। मैं आपको यूट्यूब से, सॉरी, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, आपको टेलीग्राम से सबको अपडेट करता रहूंगा एवरी टाइम। आप पूछ सकते हो प्रीवियस स्टूडेंट से कि मैंने कितने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चंस ईएससी के भी मैंने टेलीग्राम लिंक पे सेंड किए थे, और मैंने आपके लिए अदर अदर क्वेश्चन भी टेलीग्राम लिंक पे बनाए हुए हैं। तो मेरा ये कहना ये है कि या तो आप एक टेलीग्राम अलग से लिंक बना लो। ठीक है। टेलीग्राम का भी लिंक बना लोगे, क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन टेलीग्राम पे उनको व्हाट्सएप पे कैसे भेजा जाता है मुझे अभी आइडिया नहीं है। अजय, आइडिया मिलते ही मैं वहां पे बना लूंगा। हाँ, मैं आपको यूट्यूब वाला लिंक दे दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम पे मैं वापस उसको रिसेंड कर दूंगा। ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डियर, अगर ये काम करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैंने मेरे एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि थ्योरी एक बार पढ़ो, नोट्स को एक बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको ये पता लगेगा यार ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहां से ये थ्योरी आएगी, तो उसका आइडिया आपको क्वेश्चन से लगेगा। तो क्वेश्चंस को ज्यादा लगाओ, थ्योरी को कम कम लगाओ, यही मैं कहूंगा आपसे। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि थ्योरी एक बार पढ़ो, क्वेश्चन 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितना लगा सके लगाओ। ठीक है। टेलीग्राम पे भेज देंगे आपको। ठीक है। तो ये आपका पूरा हुआ आज। मैंने आपको थर्मल भी करा दिया, अब मैं आपको कराऊंगा प्रॉपर्टीज और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है डियर, इससे काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से स्टार्ट करूंगा। तो पहले अपन ये समझे इसे पढ़ने की क्या जरूरत है। तो डियर, ठीक है, तो डियर मेरी बात समझना। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के अपने पास, अपन ने अलग अलग टाइप के आदमी देखे होंगे। आदमी का मतलब अपने पर्सन्स देखे होंगे, कि आपने एक ऐसा इंसान भी देखा होगा जिसपे काफी ज्यादा उसके टेंशन है, काफी ज्यादा उस पे लोड है। उसके उसके फाइनेंशियली लोड भी है, रिलेशंस भी है, माता पिता का अलग लोड है, बहुत सारे लोड है, लेकिन वो चिल रहता है एकदम। मतलब उसके ऊपर लोड होते हुए भी उस प- उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता। मतलब इमोशनली वो कैसा है, स्ट्रांग है।
वो इमोशनली स्ट्रांग है और अपने काम को करता हुआ जाता है। और आपने कुछ ऐसे भी देखे होंगे कि जिनके ऊपर अगर हल्का सा भी लोड आ जाए तो वो एकदम तिलमिला जाते हैं, वो उसे सस्टेन नहीं कर पाते और बड़े बेचैन से हो जाते हैं। ये भी चीज आपने देखी होगी। तो वो इमोशनली कैसा है, वीक। तो इसी तरीके से डियर, यहां तो अपन ने ह्यूमंस की बात कर दी, एक पर्सन्स की, एक इंसान की बात कर दी कि इंसान में भी अलग अलग टाइप के इंसान आप देखते हैं कि सेम लोड लगाने पे उनका अलग अलग बिहेवियर होता है। आपने देखा होगा कि सेम कंडीशन है तीन आदमी की, लेकिन तीनों का बिहेवियर उस कंडीशन के रेस्पेक्ट में कैसा है तो अलग अलग है। सेम चीज आपके पास मटेरियल में होती है, मटेरियल में भी अलग अलग मटेरियल, अलग अलग टाइप का रेस्पॉन्स, अलग अलग टाइप का जब लोड आता है या सेम लोड अगर तीनों मटेरियल पे लगाया जाएगा तो उनका रेस्पॉन्स अलग अलग होगा, उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, अलग अलग स्ट्रेंथ होगी। तो ये अलग अलग मटेरियल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमें टेस्ट करना होता है, हमें उसका टेस्ट करना पड़ता है। और उसका टेस्ट उसके टेस्ट के लिए अपन को क्या बनाना पड़ता है, उसके लिए अपन को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना पड़ता है। अपन यहाँ यही यही देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है। और डियर, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ही बनाएंगे, कभी भी लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम नहीं बनाएंगे। उसका भी रीजन है कि लोड और डिफॉर्मेशन का डायग्राम क्यों नहीं बनाया जाता जबकि स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाया जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है, इनकी अपन को बात आज करनी पड़ेगी। ठीक है, आज अपन इस पे बात करेंगे। तो अपन स्टार्ट, वही सारा है। ओके, जब चली जाए तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। जब भी वॉइस चली जाए तो आप भी घर चले जाना, स्विच ऑफ कर देना इसको। ठीक है, मैं भी कर दूंगा। हाँ, हो सकता है चली जाए, फिर चार्ज करने में टाइम लगेगा, फिर इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो अपन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने वाले हैं जिससे अलग अलग मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा सके कि लोड लगाने पे उनके उनका स्ट्रेंथ क्या होगा, उनके किस तरह से उनका बिहेवियर होगा। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आप एक चीज देखना कि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। दो पैरामीटर चाहिए चेक करने के लिए। पहला पैरामीटर क्या है, लोड। पहला पैरामीटर ये है कि उस ऑब्जेक्ट पे लोड लगाने पे उसका रेस्पॉन्स क्या है। और दूसरा, उस लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। तो बेसिकली इन दो पैरामीटर से अपन किसी का भी स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं, एक तो लोड और एक डिफॉर्मेशन। इसलिए जनरली लोड को तो अपन किसके टर्म्स में लिखते हैं जनरलाइज फॉर्म में, स्ट्रेस के टर्म में। और डिफॉर्मेशन को किसके टर्म्स में मेजर करते हैं जनरली, स्ट्रेन के टर्म्स में। इसलिए अपन बेसिकली डायग्राम क्या बनाते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेंथ को मेजर करने के दो तरीके हैं, लोड और डिफॉर्मेशन। तो यहां पे अपन, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मुझसे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर अपन स्टील ही क्यों लेते हैं, अपन स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, बाकी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बस जनरली देख लिया जाता है, जबकि स्टील का, माइल्ड स्टील का ही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? तो बताइए ऐसा क्यों, किसी को आइडिया हो कि ऐसा क्यों कि आप माइल्ड स्टील का जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हो, बाकी का नहीं बनाते हो, उसी से सारी चीजें देख ले, तो ऐसा क्या चीज है? तो बताइए अगर किसी को आइडिया हो इसके बारे में, एनीवन, कोई भी। वेरी गुड, प्रजापति ने बहुत आंसर बहुत करेक्टली दिया है। नहीं नहीं, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल कोई कंसेप्ट नहीं है उसका, ये राहुल, इसका ये कंसेप्ट नहीं है। राहुल, इसका कोई ये कंसेप्ट नहीं है। ठीक है डियर, इसका कंसेप्ट ये है कि माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ होता है
उस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज उससे निकाली जा सकती है, मैक्सिमम डाटा उससे ऑब्टेन किए जा सकते हैं। लेकिन अगर अदर का अपन बनाएंगे, अदर मटेरियल का, तो हम देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिसिंग होगी, उसको वहां एक्सप्लेन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील में अपन मैक्सिमम, क्या बोला मैं, मैक्सिमम अपने पास पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। नहीं, सिविल में उसका यूज है, ये सब गलत आंसर है, ठीक है। क्योंकि माइल्ड स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज उससे पता की जा सकती है। अदरवाइज अगर कुछ और मटेरियल अपन उठा के देख ले तो उससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज का पता ही नहीं चलेगा। तो यही उसका रीजन है, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है डियर। एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन बनाया